आनुवांशिकता शब्द इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसी को हम समझते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले कि आप सब क्या हो, इंसान होना, सारे के सारे इंसान, मैं भी इंसान, ठीक है, यानी कि सारे एक जैसे हैं। क्या हो एक जैसे? नहीं, एक जैसे हो भी और एक जैसे नहीं भी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबके पास नाक है, कान भी है, आंख भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सबके पास हार्ट भी है यानी हृदय भी है, फेफड़े भी है, कान भी है, मतलब आंख भी, सारी चीजें हैं। इसका मतलब सारे एक जैसे हो, है ना। अब अलग अलग कैसे हो? हाँ, ये जो आप अभी बता रहे हो ना, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी की आंखों की संरचना अलग अलग है, किसी की नाक थोड़ी मोटी छोटी है, किसी के कान छोटे बड़े हैं, किसी के हाथ छोटे बड़े हैं, यही जो है, इसे हम कहते हैं कि ये वो लक्षण या वो गुण है जो आपको एक दूसरे से अलग बना रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ गुण ऐसे भी है जो आपको एक दूसरे के समान बना रहे हैं। जैसे कि अगर एक किसी के आप में से सींग लग जाए तो वो सबसे अलग दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना, लेकिन नहीं है। कान की जगह कुछ और चीज लग जाए तो वो भी सबसे अलग दिखेगा कि नहीं, है ना। यानी आपको कुछ ऐसी चीजें भी है जो एक दूसरे से सेम, मतलब कि सिमिलर बना रही है, समरूप बना रही है। वो आपकी जो डिजाइन, जो आप दिख रहे हो ना, वो आपको एक दूसरे से समान बना रही है। इसको हम बोलते हैं डिजाइन, कि यहां कान मतलब यहीं, नीचे या ऊपर नहीं, नाक मतलब यहीं, मुंह मतलब यहीं। हाँ, छोटा बड़ा, काला गोरा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। छोटा बड़ा उसी से हमारा क्या है, ये जो डिजाइन है ये थोड़ा सा अलग दिखता है, और जिससे हम पता करवाते हैं कि ये इधर जतिन है या इधर ये रोशनी है या अलग अलग, ठीक है ना। तो सबको समझ में आया कि दो तरीके के गुण हुए या दो तरीके के लक्षण हुए। एक कौन सा? जिससे हम समान दिखते हैं, समरूप दिखते हैं, और एक वो जिससे हम समरूप नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। अब सारे के सारे इंसान हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एक दूसरे से अलग कर रही है? अब आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि दो बच्चे जो जुड़वा हैं, काफी हद तक वो समरूप होते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल, उनकी आवाज भी मैच होती है। तो आकार है कुछ छोटा या बड़ा या थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना। ये जो लक्षण है, ये जो गुण है, ये इनके अलग अलग है, ये तो सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं इस आनुवांशिकता के अंदर, ठीक है ना। ये अलग अलग होने का कारण सिर्फ इतना ही है, या आप जितने भी बैठे हो, आप सबके अलग अलग होने का कारण, आप आए कहां से हो, आपको जन्म किसने दिया? आपके मम्मी पापा ने, है ना। यानी कि आपके अलग अलग होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आपके मम्मी पापा सबके पहली चीज अलग अलग है, ठीक है ना। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन यही राइज होता है कि मम्मी पापा के तो बहन भाई भी तो होते हैं, वो भी तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ समरूपता जरूर होती है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग नहीं होते। अब वो अलग अलग क्यों होते हैं? वो भी क्योंकि वो इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि ये जो लक्षण है जरूरी नहीं मम्मी पापा से ही आए हैं, ये दादा दादी से भी आ सकते हैं, पड़दादा या पड़दादी से भी आ सकते हैं, और आगे चलते रहो, ठीक है ना। ये जो लक्षण एक, अब क्या है कि जो हमने कहा मम्मी पापा, उससे उनके बच्चे, तो हम कहते हैं कि मम्मी पापा से जो उनके बच्चे हुए उसको हम कहते हैं कि वो पहली जनरेशन है, ठीक है ना। फिर उनके बच्चे से आगे वाले बच्चे आएंगे, वो कौन सी कहलाएगी? सेकंड जनरेशन। ये जनरेशन सबको क्लियर हुई ना। मम्मी पापा से बच्चे यानी पहली जनरेशन, उन बच्चों से फिर आगे बच्चे दूसरी जनरेशन, और आगे बच्चे तीसरी जनरेशन, ऐसे चलता है, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये सारे गुण कि कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जैसे जैसे ये जाते हैं, कैसे जाते हैं, पहली चीज तो जाते जरूर हैं, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि मम्मी पापा से उसके बच्चों में जो गुण गए हैं उनमें से कुछ दिख जाते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, जाते सारे हैं, और वो हम देखेंगे। अभी एक मेंडल नाम का, ग्रेगोर मेंडल,
उन्होंने एक बहुत बढ़िया और बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, उससे हम देखेंगे कि कैसे जाते हैं, कौन से जाते हैं, कौन से नहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों नहीं जानते, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अनुवांशिकता क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो अनुवांशिकता के अंदर क्या कि मम्मी पापा से बच्चों के अंदर सारे गुण जाते हैं, ठीक है। कुछ दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिख जाते, यानी कि दब जाते हैं, ठीक है। ये जो गुणों का पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाना, माता पिता से उनके बच्चों में जाना, इसी को ही हम कहते हैं अनुवांशिकता। क्लियर है। अब आपसे मैं कहूं कि किसी बच्चे की आंखों का रंग है वो थोड़ा सा ग्रे है, किसकी वजह से हो सकता है वो? उसके अनुवांशिक लक्षणों की वजह से। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी या उससे आगे वाले किसी के आंखों का रंग वैसा रहा होगा, वहीं से वो गुण आते गए आते गए आते गए, उसमें आके वो दिख गए। क्लियर है ना। अब गुण का एक जनरेशन से, एक संतति से दूसरी के अंदर जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। इतना सबको क्लियर हुआ क्या? गुणों का या इंफॉर्मेशन का। अब ये जाति कैसे हैं? तो इतना तो सबको पता है कि हमारे अंदर और निर्जीव के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, और वो ये कि हम या सजीव अपने जैसा ही एक जीव और बना सकते हैं, लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते। यही एक मेन डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसकी वजह से है? कोशिका की वजह से है, ठीक है ना। हमारे अंदर कोशिका है और उनके अंदर वो कोशिका नहीं होती। अब हमारी कोशिका है, उसके अंदर क्या गुण होता है? तो उसके अंदर ये गुण, उसके अंदर सबसे पहले तो कोशिका के अंदर 3 चीजें होती हैं। यहां सेंटर में जो होता है उसे हम बोलते हैं केंद्रक, और जो ये बाहर वाली जो ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सब में होती है, भित्ति है, वो पौधों में होती है और जंतुओं में नहीं होती, इसलिए हम उसको नहीं लिखते, ठीक है ना। हम अगर कोशिका का चित्र बनाएंगे ना तो सिर्फ झिल्ली ही बनाएंगे, लेकिन जब पौधों की कोशिका बनाएंगे तब झिल्ली के साथ भित्ति भी बना देंगे। क्लियर है। तो झिल्ली सब में होती है और ये बाहर वाली साइड होती है, बिल्कुल बाहर वाली साइड कोशिका की। अगर आप जाते जाते और किसी कोशिका से मिल गए तो सबसे पहले आपको उसकी झिल्ली मिलेगी, ठीक है। जैसे झिल्ली से, अब ये झिल्ली है, ये डिसाइड करती है किसको अंदर जाने देना, किसको अंदर नहीं जाने देना, और बाई चांस आप अंदर चले गए तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोशिका द्रव्य और यहाँ पे मिलेगा केंद्रक। ये संरचना होती है कोशिका की, और सारे सजीवों में यही संरचना होती है, ठीक है। अब ये कोशिका है ना, यही कोशिका मेन रोल निभाती है जब एक जीव से नया जीव बनेगा, एक जीव से दूसरा जीव बनेगा, तो उसके अंदर यही कोशिका एक से बंटकर 2 होगी, ठीक है ना। और ये होता है जनन, जब कोशिका का विभाजन होकर एक कोशिका से 2 कोशिकाएं अलग अलग, इसी कोशिका से क्या बन जाएगी? 2 कोशिका बन जाएगी, एक इधर और एक इधर। ये कहलाता है कोशिका विभाजन, या सिंपल भाषा में हम कहते हैं इसको जनन, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब इस कोशिका से ये 2 कोशिका बनी, किसने बनाई? तो इस ये जो केंद्रक है ना, इसके अंदर एक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो होगी जो बताएगा इसको कि चल अब बंट जा और 2 बन जा, ठीक है ना। इसके अंदर वो एक इंफॉर्मेशन छुपी होती है, वो छुपी होती है डीएनए के अंदर। सबसे पहले तो ये इसके अंदर होता है, ये एक्चुअल में अम्ल ही है और कुछ नहीं, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, एक अम्ल है ये। उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना छुपी होती है। सूचना क्या होती है पता है क्या? मेरे को एक बात पता चली और मैंने आपको बता दी, वो सूचना है, ठीक है ना। तो इसके पास एक बात है, एक इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन कि कोशिका को बंटना कैसे, विभाजन कैसे होना है, ये इसके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है इसके पास। किसके पास? डीएनए के पास। किस फॉर्म में? या अब ये डीएनए होता कैसा है? तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, अगर आपने देखी हो तो इसके अंदर ऐसी ऐसी संरचना, ठीक है। एक घुमावदार सीढ़ी के रूप में ये संरचना होती है डीएनए की, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने बताया, सूचना जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक, यानी कि यहां हो गई या यहां हो गई या यहां हो गई या यहां, कुछ एक जगह होती है, जैसे यहां हो गई या यहां, जहां पे वो सूचना होती है ना, उस जगह को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन।
क्लियर है? ये जो जीन है ना, यही क्या करता है, यही जो माता पिता से गुण किस में जाएंगे, उसके बच्चों में जो जाएंगे वो इस जीन के द्वारा जाएंगे। क्लियर है ना? कौन से गुण? अब उन गुणों का हम नाम क्या बोलेंगे? अनुवांशिक गुण। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि अनुवांशिक गुण कौन से होते हैं, तो जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। सिर्फ माता पिता से ही जाएंगे क्या? दादा परदादा। अब इन सब का एक कंबाइन नाम क्या रहेंगे? पूर्वज। हाँ, ये सही शब्द है, या तो पूर्वज बोलो या पैतृक बोलो, ठीक है ना? पैतृक गुण, या फिर बोलो कि उनके पूर्वज, पूर्वजों के अंदर सारे आ जाएंगे, मम्मी पापा भी, दादा दादी भी, और परदादा परदादी भी, उनसे आगे वाले भी, ठीक है ना? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा से गुण आए। अगर मम्मी पापा से ही गुण आते होते तो गोरे मम्मी पापा से काला उनका बच्चा नहीं होता, या छोटे मम्मी पापा से लंबा उनका बच्चा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपके मम्मी पापा की लंबाई है, बिल्कुल उतनी लंबाई तो आपकी कभी भी नहीं होती, चाहे आप मैच करके देख लेना। दो भाई बहन है, उनकी लंबाई कभी भी मैच नहीं होती, कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि ये गुण सिर्फ मम्मी पापा से नहीं आते, ये पीछे से भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना? तो जो पूर्वजों से जो गुण आते हैं उनको लेके कौन जाता है? तो कौन लेके जाएगा? जीन, ठीक है ना? ये जीन है, ये यहाँ इस केंद्रक के अंदर होता है। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना? ये इतनी चीज। अब आनुवांशिकता का मतलब आप सबको क्लियर हो गया। आनुवांशिकता का मतलब ये है पूर्वजों से जो गुण उनकी संतानों में जाते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को, उसी को हम कहते हैं अनुवांशिकता। क्लियर है? पूर्वजों से उनके बच्चों में गुणों का जाना अनुवांशिकता कहलाता है। आगे वाले उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चे से आगे वाले बच्चों में, ये क्या चल रहा है? उनका एक वंश चल रहा है, ठीक है ना? तो ये जो गुण जा रहे हैं, इनको हम फिर ऐसे भी बोल देते हैं कि ये वंशागत गुण है या वंशागत लक्षण है, ठीक है? वंशागत लक्षण क्या हुए? तो वंशागत लक्षण यानी कि एक वंश के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का जाना, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गुण जा रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं वंशागत लक्षण, ठीक है ना? अनुवांशिकता तो क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का जाना अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है? और वो जो गुण है उनका नाम फिर कई बार उसी गुण का नाम वंशागत गुण या वंशागत लक्षण बोल दिया जाता है कि ये वंशागत लक्षण क्या होते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो जो गुण जा रहे हैं वही क्या कहलाते हैं? वंशागत लक्षण। क्लियर है ना? जैसे कि मान लो किसी के कान अगर छोटे हैं तो उससे आगे वाले उनके बच्चे हैं, उनके कान भी छोटे होते हैं, उनसे आगे वाले बच्चे, उनके भी कान छोटे होते हैं। तो ये वाला लक्षण क्या कहलाएगा? वंशागत लक्षण। या ये वाला गुण आनुवांशिक नहीं है। तो आपको हमेशा इस परिभाषा को अपने दिमाग में रखना है। जो गुण माता पिता या उनके पूर्वजों से आए हैं, सिर्फ वही गुण आनुवांशिक गुण कहलाएंगे, और कोई भी गुण आनुवांशिक नहीं कहलाएगा। वंशागत लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो जो लक्षण जा रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? वंशागत लक्षण हुई, ठीक है? अब इससे आगे हम बात करते हैं कि ये जो गुण हैं, सबसे पहले हम लैंगिक जनन की ही बात करते हैं, ठीक है? लैंगिक जनन पे ही, क्योंकि सारी जो विभिन्नताएं हैं, मोस्टली जो विभिन्नताएं हैं वो लैंगिक जनन के अंदर ज़्यादा होती है, अलैंगिक जनन के अंदर कम होती है, ठीक है? अब लैंगिक जनन होती जरूर है, अलैंगिक जनन में भी विभिन्नताएं होती है। तो अलैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं होती हैं ना, वो सिर्फ एक ही वजह से होती है, जब ये ऐसे हमारी जो एक कोशिका है, ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो ये केंद्रक है ना, इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है वही इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। इसका मतलब है उस डीएनए की, पहले जो एक डीएनए ऐसा था, उस डीएनए की एक कॉपी, फोटोकॉपी, जिसे हम बोलते हैं प्रतिकृति, इस डीएनए की बननी जरूरी है ना, क्योंकि अलग जो केंद्रक, जब ये बंट जाएगा तो दो कोशिकाएं बनेगी, दोनों कोशिकाओं का अलग अलग केंद्रक होगा, हर एक केंद्रक का ये डीएनए भी अलग हो जाएगा। लेकिन बना किससे? इसी से बना है ना, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बने, एक ही डीएनए की दो कॉपी हो गई, यही हुआ ना। जब हमें फोटोकॉपी करवाने जाना होता है तो हम क्या करते हैं? एक पेज लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं, वो क्या करता है? उसी की बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वो क्या बिल्कुल वैसा ही दिखता है? ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है, ठीक है ना? ओरिजिनल और फोटोकॉपी में, हाँ, वो जैसा आपने लिखा है बिल्कुल वैसा ही आएगा, लेकिन ओरिजिनल
वैसी ही रहेगी, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहेगी। रहेगी कि नहीं? फोटोकॉपी में फ़र्क होता है ना, किसकी वजह से? मशीन की वजह से, है ना। क्योंकि अगर जैसे कि अगर मैंने एक पेज लिखा है, वही पेज मैं दोबारा लिखता हूँ तो बहुत कम फ़र्क होगा। होगा कि नहीं? फ़र्क तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। उसी का अगर मैं फ़ोटोकॉपी कराऊँ थोड़ा सा और फ़र्क आएगा। किसकी वजह से? मशीन की वजह से। मैंने हाथ से लिखा तो भी फ़र्क आया, आया कि नहीं? ऐसे ही यहाँ से इस डीएनए की जब कॉपी हो रही होती है तो उसके अंदर भी वही सेम डिफरेंस, फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल डिट्टो ये डीएनए नहीं बन पाता, ठीक है। और अगर इस डीएनए में फ़र्क आ गया तो कोशिका की संरचना में फ़र्क आ गया, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन लेके कौन जा रहा है? इसके अंदर जो जीन होते हैं। अगर ये अलग तो वो जीन भी थोड़े बहुत अलग हो जाएंगे, और वो जीन अलग हो गए, वो कोशिका अलग हो गई, और उस कोशिका से जो नया जीव बनेगा वो भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये किसके अंदर हुआ? अलैंगिक जनन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही जीव से, एक ही कोशिका से दो बन रहे होते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर तो ये चीज़ हुई। लैंगिक जनन के अंदर क्या है? ऐसी ऐसी दो कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, जिसमें से एक को हम बोलते हैं नर कोशिका और दूसरी को हम बोलते हैं मादा कोशिका। ये सारा हम जनन के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलैंगिक और लैंगिक जनन के अंदर। अब लैंगिक जनन के अंदर एक इस कोशिका से आएगा और एक इस कोशिका से आएगा, ठीक है ना। एक इधर से और एक इधर से, दोनों से गुण आएंगे। क्लियर है? दोनों से गुण आएंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो होंगे, क्या इससे ज़्यादा या इससे कम, इससे ज़्यादा या इससे कम, ऐसा हो गया का? सबसे अच्छी चीज़ क्या है? दोनों से बराबर आ जाए। और यही होता है लैंगिक जनन के अंदर। जो गुण आते हैं इससे भी बिल्कुल वैसे ही गुण आते हैं, इससे भी बिल्कुल वैसे ही गुण आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जीन था, जीन के बाद इन्फॉर्मेशन होती कौन कौन सी है? कि नाक कैसे बनेगा, कान कैसे बनेंगे, आँख कैसे बनेगा, पूरा शरीर कैसे बनेगा, वही इन्फॉर्मेशन होती है। इस वाले के पास भी, इस वाले के पास भी, ठीक है ना। दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन और दोनों के बराबर भागीदारी। जो इनसे जो संतान बनेगी, इन दोनों से क्या बनेगी? एक नई कोशिका ही तो बनेगी, ठीक है ना। ये चीज़ समझ रहे हो कि नहीं? या सर के ऊपर से जा रही है? ये मादा, ये हमने उनके नाम दिए हुए हैं। दो कोशिकाएं, लैंगिक जनन के अंदर दो कोशिकाएं मिलके ही नया जीव बनता है। और उन दो कोशिकाएं जिन जिन सजीवों की होती हैं उनमें से एक को नर बोलते हैं, दूसरे को मादा बोलते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ, एक नर होती है, एक मादा होता है। इसको पिता बोलते हैं, इसको माता बोलते हैं, ठीक है। और इससे ये संतति यानी कि संतान, ठीक है। अब इसकी, अब इधर देखो, इसकी जो केंद्रक है जिसके अंदर डीएनए होता है, जिसके अंदर से गुण इसके अंदर जाएंगे, बिल्कुल वही गुण यहाँ से भी आएंगे, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ इससे अगर कोई गुण आया है ए, तो बिल्कुल वैसा ही गुण यहाँ से भी आएगा ए, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये और ये दोनों गुणों की, यानी कि इसके अंदर हर एक गुण के, यानी हर एक जीन की जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यानी कि संतान के अंदर एक इससे आता है और एक इससे गुण आता है। इसका मतलब यहाँ पे अब ये वाला ए, यानी अगर मैं कहूँ ये भी नाक बनाने की इन्फॉर्मेशन है और ये भी नाक बनाने की इन्फॉर्मेशन है, तो दोनों में से कौन सी नाक बनेगी? दोनों मिक्स हो जाएगी। दोनों सेम है, मम्मी और पापा दोनों की नाक सेम होती है क्या? नहीं होती, अलग होती है ना। नाक, इन्फॉर्मेशन नाक की है। अब यही चीज़ है, इन्होंने कहा कि दोनों बराबर के हैं, तो उनमें से एक टक्कर होगी तो एक दबेगा और एक निकलेगा, ठीक है ना। यानी इन दोनों के जो लक्षण हैं उनमें से, ओ सुन ले, इन दोनों के जो लक्षण हैं इनमें से एक ही यहाँ पे दिखेगा। अगर दोनों दिखेंगे तो फिर नाक नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि यहाँ से इससे भी नाक बनाने का गुण आया है और इससे भी नाक बनाने का गुण आया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, जो गुण आया है, जो जीन आए हैं, वो किस में आए हैं? जोड़ों में आए, यानी कि दो दो के जोड़े आएंगे। चाहे नाक बनाने की इन्फॉर्मेशन आए, चाहे कान बनाने की आए, चाहे पूरा शरीर बनाने की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किस में आएगी? जोड़ों में आएगी। एक नर से आएगा और एक मादा से आएगा, एक माता से आएगा और एक पिता से आएगा। क्लियर है इतना कि वो जोड़ों में आएंगे। आगे से जब हम इन्फॉर्मेशन जैसे लिखेंगे तो हमेशा ऐसे जोड़ों में लिखेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर ये जो संतान है इसकी लंबाई की बात करूँ तो वो लंबाई हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, टी टी, टी फॉर टाल। तो नर से आई है और एक इन्फॉर्मेशन मादा से आई है, ठीक है इतना। इसलिए हमेशा जोड़ों में आपको लिखा मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन नर से आती है और एक मादा से, और दोनों बराबर मात्रा में आती है। क्लियर है ना, समझ रहे हो इतना। अब इसके बाद
ये जो अगर बड़े कैपिटल में लिख दिए तो इसका मतलब प्रभावी कौन होगा, ये वाले होंगे दोनों। अगर इसी को ऐसे लिख दिया छोटों में, छोटी ABCD में, ये हमने अपना रूल बना रखा है, तो ये प्रभावी नहीं होंगे। यानी कि ये नाक जो बनेगा, अगर ये नाक बनाने की इन्फॉर्मेशन है तो ये वाली बनेगी और ये वाली नहीं बनेगी। ये वाला जो गुण है ये प्रभावी गुण और ये वाला गुण है ये अप्रभावी गुण। क्लियर है? माता और पिता दोनों से गुण बराबर मात्रा में आए, इतना ठीक है सबके लिए। माता और पिता में से दोनों में से बराबर गुण आए, उनमें से एक गुण दिखेगा और एक गुण नहीं दिखेगा। जो गुण दिखता है उसको हम कहते हैं प्रभावी गुण या प्रभावी लक्षण। सबसे पहले तो वो लक्षण कौन से है, वंशागत है कि नहीं है ना, क्योंकि नर और मादा दोनों से, माता पिता से आ रहे हैं, तो वंशागत लक्षण है। अब उनमें से एक गुण दिखेगा और एक नहीं दिखेगा। जो दिखेगा वो है प्रभावी लक्षण और जो नहीं दिखेगा वो क्या है, अप्रभावी लक्षण। यानी कि वो छिपा हुआ लक्षण है। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना? और वो जो छिपा हुआ लक्षण है वो आगे जाके, यानी उनके बच्चों में या उनसे आगे वाले बच्चों में कहीं जाके दिखेगा। क्लियर है ना? तो हमेशा लक्षण सारे आते हैं, नर से भी आता है, मादा से भी आते हैं, कुछ छिप जाते हैं और कुछ दिख जाते हैं। जो दिखते हैं वो प्रभावी लक्षण और जो नहीं दिखते वो अप्रभावी लक्षण। क्लियर है ना इतना? अब इतना तो सबको क्लियर हुआ कि ये प्रभावी अप्रभावी लक्षण कौन से हुए, वंशागत लक्षण कौन से हुए, आनुवांशिकता क्या हुई। अब इसके बाद बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा या हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला तो प्रभावी लक्षण है और ये वाला अप्रभावी लक्षण है। ठीक है ना? तो ये हम इसके लिए एक प्रयोग किया मेंडल ने। के अंदर भी कहाँ, क्या पूरे डीएनए में जीन भरे होते हैं? नहीं। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन को संश्लेषण, ये संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ नहीं बनाना, उसी को हम बोलते हैं संश्लेषण किया है हमने। ठीक है ना? कोशिका के डीएनए में प्रोटीन को संश्लेषण करने की सूचना होती है। ठीक है? और जहाँ जहाँ ये सूचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और कई बार इसी को बोलते हैं प्रोटीन का जीन कहते हैं। ठीक है ना? और एक चीज़ और, हम प्रोटीन जो खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। प्रोटीन का काम ही यही होता है। और इसीलिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, उसको प्रोटीन युक्त पदार्थ सबसे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं, उसी वक्त उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है। क्लियर है ना? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का मुख्य रूप से काम क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना और पुरानी जो कोशिकाएं थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई तो उसको मरम्मत करना, प्रोटीन का निर्माण है, प्रोटीन का कार्य है। इससे आगे बात करते हैं कि कौन से गुण प्रभावी होते हैं और कौन कौन से अप्रभावी। तो उसके लिए मेंडल ने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रयोग किया और इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी बोला जाता है। क्या लिया? सबसे पहले मटर का पौधा लिया। ठीक है? मटर के पौधे के अंदर उसने, अब आपको पता है लक्षण कौन कौन से, कि वो लंबा है कि छोटा है, उसकी पत्तियों का आकार कैसा, उसी से हम मटर का अंदाज़ा लगाएंगे ना। जैसे अभी मैंने गेहूं का एग्जांपल दिया था, कुछ गेहूं के पौधे बड़े कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ के बीज है वो छोटे या बड़े हो जाते हैं। ठीक है? कुछ की जो पत्तियां हैं उनके आकार में भी फ़र्क, उनके रंग में फ़र्क आ जाते हैं, पत्तियों के आकार और रंग में भी फ़र्क हो जाता है। तो ऐसे उसने 2 मटर के पौधे लिए और उसका जो उसने गुण सबसे पहले किया था ना, वो उनकी लंबाई थी, उसी के ऊपर बेस मान के किया था। एक उसने मटर का पौधा लिया जो लंबा था और एक जो मटर का पौधा जो छोटा था, जिसको उन्होंने बोला बोना पौधा। ठीक है? मटर का 2 पौधे लिए, एक मोटा और एक छोटा या बोना। ठीक है? अब उन दोनों से, दोनों के गुण अलग अलग हो गए ना, एक लंबा है एक छोटा है। ठीक है? अब जो लंबे वाला मटर का पौधा है और जो छोटे वाला है, उन दोनों को आपस में जनन करवाना है, यानी उन दोनों से कोशिकाएं मिला के और नई कोशिका बनानी है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ मटर का पौधा, लंबा मटर का पौधा और ये छोटा मटर का पौधा। हम कर क्या रहे हैं, मेंडल के जो नियम हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। वंशानुगत का मतलब मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। वो लक्षण जो एक वंश से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी ऐसे चलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वंशानुगत लक्षण। और वो वंशानुगत लक्षण कैसे चलते हैं के नियम। ठीक है इतना? अब उसने किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था।
एक था लंबा, एक था छोटा, ठीक है। छोटे पौधे को हम बोना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो जीन हैं और इसके जो जीन हैं, इसके वाले उसने कैसे डिनोट किए, तो इसके वाले उसने किए ऐसे डिनोट, टॉल टॉल। अब मैंने जोड़े में क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये पहले ये जो मटर का पौधा है ये भी तो किसी से बना होगा, वहां से दोनों बराबर के गुण आए हैं, क्लियर है, नर और मादा से। अब यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे जो है स्मॉल टी, ये किसके लिए, क्योंकि ये छोटा है, बोना है, क्लियर है। इसका गुण है, उनको हम लिखा टी टी से, और इसके स्मॉल टी स्मॉल टी। ये गुण, ये लक्षण कौन सा है, ये लक्षण है इनकी लंबाई का लक्षण, कि इसी पे उसने अध्ययन किया था, क्लियर है ना। दोनों पौधों से जो नया पौधा बनेगा वो लंबा बनेगा कि छोटा बनेगा, क्लियर है। अब ये वाला पौधा और ये अब देखो इसके भी फूल होंगे। पौधे जो जनन करते हैं, हम 8वें चैप्टर में देखेंगे कि पौधे जो जनन करते हैं वो मुख्य रूप से उनके फूल के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उनके पास फूल आते हैं, उनके फूल जो लैंगिक जनन करते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फूल उन्हीं के अंदर आएंगे जो लैंगिक जनन करेंगे। लैंगिक जनन वो करेंगे जिसके अंदर एक नर होगा और एक मादा होगी, ठीक है। तो इनके अंदर जो पौधे लैंगिक जनन करते हैं उनके पास फूल आते हैं सबसे पहले, ठीक है। उन फूल के अंदर कुछ कण होते हैं जिनको हम बोलते हैं पराग कण, ठीक है ना। उन्हीं पराग कणों के द्वारा उनके अंदर जनन होता है, नया पौधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूल, इनके पास भी फूल, उसने क्या किया, इस पौधे के जो फूल थे उसके पराग कण इस पौधे के फूल के ऊपर डाले, तो दोनों की कोशिकाएं मिल गई। इसी को हम बोलते हैं पौधे के अंदर निषेचन की क्रिया या परागण। पराग कण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पे जाके गिरे, इसी को हम बोलते हैं परागकण या परपरागण, ठीक है। ये 8वें चैप्टर की बातें हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे कि इस दो पौधे लिए थे मेंडल ने, एक बड़ा पौधा एक छोटा पौधा, दोनों ही मटर के पौधे थे, और इन दोनों को उसने मिलाया, यानी कि इन दोनों का उसने जनन करवाया, ठीक है। जनन से नए पौधे उसने देखे कि कौन से बने। तो अच्छा, अब ये वाली एक पीढ़ी यानी कि ये माता पिता हुए, इनसे एक नई पीढ़ी बनेगी, यानी वो इनकी ही संतति होगी, ठीक है। और कौन सी पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी होगी ना। अब जो पहली पीढ़ी बनी उसके अंदर जो ये लंबा और छोटे पौधे थे, इनमें से सिर्फ लंबे पौधे उसको दिखाई दिए। सारे के सारे पौधे सिर्फ इसी से आएंगे या इससे आएंगे या दोनों से बराबर आएंगे। तो इसको कैसे लिखना चाहिए, क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि दोनों से आए हैं। लेकिन प्रभाव किसका दिख रहा है? सिर्फ लंबे वाले, कैपिटल टी का। तो इसमें से अब प्रभावशाली लक्षण कौन सा हुआ? कैपिटल टी, क्लियर है ना। और अप्रभावशाली या अप्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? स्मॉल टी, यानी कि छोटापन या बोनापन। लेकिन इसके अंदर गुण मौजूद है बोनापन के, वो बस छिपे हुए हैं, क्लियर है ना। यानी कि इनके बच्चे हैं वो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं इनके, क्लियर है ना ये चीज। ये इसको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी। अब आपको अगर ये कौन सी है? पहली पीढ़ी, और इसी को हम F1 से बोल देंगे, फर्स्ट जनरेशन, तो F1 बोल दो इसको, ठीक है। ये कहाँ से आई है? इन दोनों के जनन से या इन दोनों के संकरण से। आपकी बुक के अंदर एक शब्द यूज किया हुआ है संकरण, उसका मतलब कुछ नहीं, यही है कि इन दोनों पौधों को मिलाया और संतान उत्पन्न हो गई, क्लियर है ना। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं? हाँ। तो अब एक चीज और, जो मैं अभी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात कर रहा था, हमने कैसे पता किया? जो पहली जनरेशन के अंदर जो जो लक्षण दिखेंगे ना, उनको हमेशा हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। पौधे हैं ये बिल्कुल इसकी तरह है या इससे अलग है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो उसने क्या किया, ये वाला जो मटर का पौधा है ना, इस मटर के पौधे का इसके ऊपर परागकण नहीं डाला, इसके जो फूल थे उसी से नया, मतलब कि उसके फूल के ऊपर, मान लो यहाँ पे जो फूल है उस फूल के ऊपर जो परागकण है वो यहाँ पे जो फूल है उसके ऊपर डाल दिए, और यहाँ पे जो परागकण है वो इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है ना। तो ये जो परागकण होता है इसे हम कहते हैं स्वपरागण। अभी जो इससे इसके ऊपर डल रहा था उसको हमने परपरागण बोला था। ये परपरागण स्वपरागण हम 8th चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतनी जानकारी रखनी है कि हमने जो परागकण है वो एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पे डाल दिए,
तो सारे के सारे गुण कौन से पौधे से आएंगे? इसी से ही आएंगे ना। यानी कि पौधा है वो बिल्कुल इसके जैसा, बिल्कुल ना सही तो बहुत कुछ इसके जैसा दिखाई देगा। क्लियर है? अब उसने क्या किया, इन पौधों से भी बिल्कुल वही काम किया जो इसके अंदर किया। ठीक है ना? तो जैसा इसके अंदर है, अगर ये वाले इसके जैसे हैं तो इनसे भी वही चीजें बननी चाहिए, यानी कि वैसा ही बनना चाहिए, तो लंबा या छोटा। क्लियर है? तो इससे जो बन रहे थे वो तो लंबे थे, लेकिन इससे जो बने इन पौधों से, वो कौन सी जनरेशन पहले तो ये बताओ? इनसे जो सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी के अंदर जो पहली पीढ़ी के अंदर किया था इसने यहाँ से यहाँ डाले थे, लेकिन अब क्या वो क्या कर रहा है, इससे इसके ऊपर डाल रहा है, यानी कि स्वपरागण कर रहा है। ठीक है? तो उसने देखा कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे छोटे थे। ठीक है ना? इन लंबों के अंदर भी एक था जिसके अंदर सारे के सारे गुण ऐसे थे, इनके अंदर गुण ऐसे थे और इनके अंदर ऐसे थे। क्लियर है ना? ये वाला किसके जैसा है? बिल्कुल इसके जैसा। ठीक है ना? यानी ये किस पे गया है? दादा पे गया है। ये दोनों किस पे गए हैं? माता पिता पे गए हैं, और ये दादी पे गए। यानी कि हम बात सिर्फ उस लक्षण की कर रहे हैं, किसकी? लंबाई की। तो जो बौनापन है वो तब दिख रहा है जब दोनों के दोनों गुण यहां से आए हों। दिख रहा है ना? लेकिन जो लंबा है, लंबाई है, वो चाहे दोनों नहीं एक आ रहा है तो भी हमारा काम चल जा रहा है ना? चाहे एक टी है, कैपिटल टी एक है तो भी लंबा ही बनेगा, लेकिन स्मॉल होने के लिए दोनों टी की जरूरी है। यानी कि दोनों गुण कहाँ से आए हैं? यहीं से आए हैं, तभी ये छोटा होगा, वरना छोटा नहीं होगा। और ये देखो, दोनों टी कैपिटल टी दोनों है तो भी बड़ा, एक टी कैपिटल है तो भी मटर का पौधा है वो बड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो पता हमें क्या चला, ये कि जो छिपा हुआ गुण है, जो यहाँ पे छिप गया था, वो आगे जाके दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में कहीं पे भी जाके दिख सकता है। और ये वाला गुण प्रभावी गुण है कि अप्रभावी? जो तीसरी पीढ़ी में जाके दिखता है या चौथी पीढ़ी में, अप्रभावी। ये वाला गुण कैसा था? अप्रभावी। ठीक है? तो मेंडल ने इसी को लेके और नियम बनाया कि जो प्रभावी गुण है वो हमेशा पहली पीढ़ी के अंदर ही दिखेगा। ठीक है? दूसरी या तीसरी पीढ़ी में जाके जो गुण दिखता है वो वाला कौन सा गुण होता है? अप्रभावी गुण। क्लियर है ना? ये मेंडल का पहला नियम थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी थी ये बिल्कुल गोल, और ये झुर्रीदार या टेढ़े मेढ़े। ठीक है? झुर्रीदार सही रहेगा सब। एक मटर का पौधा, अरे सुन लो, एक मटर का पौधा जो लंबा था और उसके बीज है गोल, एक मटर का पौधा जो छोटा था और उसकी जो बीज है वो झुर्रीदार है। ठीक है? अब इन दोनों से पहली जनरेशन पे तो यही बनेंगे। ठीक है? अब अगर ये बनेंगे, इनके साथ जो बीज है इनके वो गोल थे, सबके बीज गोल। ठीक है? तो अब मुझे बताओ इनमें प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? झुर्रीदार बीज वाला कि गोल बीज वाला? गोल बीज वाला। क्या झुर्रीदार बीज वाला गुण इसके अंदर नहीं आया? क्या है, लेकिन छिपा हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद इससे आगे जब तीसरी जनरेशन के अंदर गए ना, तो फिर अब देखो, लंबा पौधा गोल बीज, लंबा पौधा गोल बीज, लंबा पौधा गोल बीज। अब इसके बाद जो ये वाले, इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तीसरी जनरेशन में जाके पौधे कुछ लंबे और एक पौधा छोटा बनेगा। ठीक है? तो अब मुझे बताओ, क्या इसके बीज है वो कैसे होने चाहिए? झुर्रीदार। और इनके कैसे होने चाहिए? ठीक है ना? ये तो तब होते जब ये वाला गुण इस लंबाई के साथ जुड़ा होगा। यानी अगर पौधा लंबा होगा तो उसके बीज भी कैसे होने चाहिए? गोल। ठीक है ना? बीज कैसे होने चाहिए? गोल होने चाहिए। लेकिन जब तीसरी जनरेशन में गए ना, तो उसने एक चीज और भी देखी कि कुछ पौधे थे उनके बीज वो लंबे थे लेकिन उनके बीज झुर्रीदार थे। ठीक है ना? ये नई चीज आई है। क्लियर है? ऐसे ही कुछ पौधे ऐसे थे जो छोटे थे, उनके बीज थे वो गोल थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेंडल का
तीसरा नियम यूं लगा लो या दूसरा नियम, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो एक गुण है उसका जो वंशानुगत स्थानांतरण हो रहा है वो दूसरे गुण से बिल्कुल अलग है। क्लियर है ना। पहला गुण तो क्या था, लंबाई वाला, वो अपना अलग तरीके से चलता है, और जो दूसरा गुण है जो गोल बीज और झुर्रीदार बीज वाला वो अपना अलग तरीके से चलता है। यानी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना। ये मेंडल का दूसरा नियम है। यानी कि जो वंशानुगत लक्षण है, यानी एक वंश से दूसरे वंश के अंदर या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो लक्षण जाते हैं उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है ना, समझ रहे हो इतनी चीज। ये मेंडल का दूसरा नियम था। तो जनरेशन में जो नियम दिख जाए, सॉरी जो लक्षण दिख जाए वो प्रभावी लक्षण। क्लियर है। और जो ना दिखे वो अप्रभावी लक्षण। ये मेंडल का पहला नियम था। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और भी यहां पे सोचने वाली है, वो ये कि जो प्रभावी लक्षण है उसको बड़े से लिखा जा रहा है कि छोटे से? बड़े से। ये भी ध्यान रखना है कि मेंडल ने जो प्रभावी लक्षण था उसी को कैपिटल टी से लिखा था, बड़ी ABCD से लिखा था, और जो अप्रभावी लक्षण है उसको छोटे से। ये भी अपने दिमाग में अच्छे से रखना है। नंबर 161 पे पहला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं? जो हमने पहला लिखा है ना, ये पहला पॉइंट यहाँ तक, ये इसका आंसर ही है। ठीक है ना। कैसे पता चला? तो उसने मटर के 2 पौधे लिए, एक लंबा था एक छोटा था, दोनों से उसने दोनों को मिलाया या दोनों से जनन करवाया, और जो नई यानी कि पहली जनरेशन बनी उसके अंदर उसे जो गुण दिखाई दिया उसे उसने क्या कहा? प्रभावी। और जो दूसरी के बजाय तीसरी या चौथी जनरेशन में जाके दिखाई दिया उसे अप्रभावी। यही इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है ना, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया है। समझ आ रहा है सबको? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? हाँ, लेकिन कैसे पता चला? उसने कैसे लिया था? तो उसने क्या किया था? हाँ, उसने बीज लिए थे। वो इसके नीचे मैं इसी क्वेश्चन में लिख दूं तो ठीक रहेगा, है ना। लिख लिया? पता चला प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण का, और मेंडल से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा का खून, AB वर्ग का खून और O वर्ग का खून। क्लियर है। अब इसने वही बता रखा है कि एक A रुधिर वाला पुरुष, यानी जो व्यक्ति वाला पुरुष यानी नर का जो रुधिर है उसका वर्ग दे रखा है A। एक स्त्री जिसका वर्ग है O, ठीक है, रुधिर का वर्ग O है। पुरुष है उसका रुधिर का वर्ग A है, स्त्री है उसका रुधिर का वर्ग है O। उससे विवाह करता है और उससे उनकी पुत्री का जन्म होता है जिसका रुधिर वर्ग O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा लक्षण वर्ग A और O प्रभावी लक्षण है? O प्रभावी लक्षण है। कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि वो पहली ही पीढ़ी है। ठीक है ना, पहली ही पीढ़ी में अगर O वाला लक्षण आ गया तो वही क्या हुआ? प्रभावी लक्षण। इसमें उसने देखो मेंडल का कहीं पे नाम ही नहीं लिया है, लेकिन ये आंसर कहाँ से होगा? मेंडल के नियम से ही होगा। पहले 175 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती है। हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे
के जनक यानी कि माता पिता, उनकी आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी? प्रभावी है। वही स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण क्या है? मेंडल का जो पहला नियम है वही स्पष्टीकरण है इसका। समझ आ